ओके सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएलवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप सो एवरीवन इज फाइन। आज का जो सेशन है दैट इज प्रैक्टिस सेशन 2। तो पिछले क्वेश्चन का आप लोगों को क्या करना है, पिछले क्वेश्चन का आप लोगों को कंटिन्यूटी में इस सेशन को देखना है। अब पिछले सेशन के अंदर इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क दिया था, तो इट बिकम्स योर टुडेज क्वेश्चन नंबर 1, या फिर आप कह सकते हो कि पिछला हमने 25वें पे ख़त्म किया था, तो ये 26वां क्वेश्चन हो जाता है। थोड़ा सा मैं पढ़ा चुकी थी, बट देन आई फाउंड कि साउंड में कुछ एरर था, तो इस वजह से ये जो लिखा हुआ आपको मटेरियल दिख रहा है, दैट्स ओके। अभी चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन कहता है आप लोगों से कि कोई भी जो हमारे पास सेल ऑर्गेनल है, कोई भी जो हमारे पास कोशिकांग होता है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसके पास अपनी खुद की आनुवांशिक सामग्री एनकोडिंग प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मतलब वो क्या है, जिसके पास अपना खुद का डीएनए या आरएनए नहीं होता है। देखिए, जो भी हमारे पास सेल होता है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ डीएनए या आरएनए का कुछ कुछ चीजों एक मिनट, कुछ कुछ चीजों के अंदर आप लोगों को मिलता है। ठीक है, हर एक सेल ऑर्गेनल के अंदर डीएनए या आरएनए नहीं मिलेगा, बट कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डीएनए या आरएनए पाया जाता है। ठीक है, जैसे अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किस चीज़ की, कि भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। मतलब सो ये हमारा सेल है, सेल के अंदर मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, तो क्या क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए या आरएनए पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लास्टिड होता है और इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। दूसरा आ जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को किचन कहा जाता है। बार बार इन नाम को क्यों बताती हूँ, क्योंकि भैया ये जो है के पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल हो जाता है। और ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल होगा बेटा, इसके बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल रहेगा, ये क्या करेगा ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने का काम करता है। प्लांट्स को जो एनर्जी चाहिए, एनिमल्स को जो एनर्जी चाहिए, या किसी भी जीव को जो एनर्जी चाहिए, वो इसी के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है सेल में। ठीक है, ये किस रूप में अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। सारा का सारा जो भी सेल है उसको कंट्रोल करने का काम आपके इसी न्यूक्लियस का ही होता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर भी वो क्या बोलते हैं, डीएनए पाया जाता है। लेकिन जो राइबोसोम्स होते हैं ना, उसके पास कोई डीएनए नहीं पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम जो है उनके पास कोई डीएनए नहीं पाया जाता, तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, कहता है कि इनमें से कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रिक आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइसो इलेक्ट्रिक आयंस का मतलब क्या है? वो आयंस जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक कौन से होंगे? तो सम इलेक्ट्रॉनिक की यदि हम बात करते हैं, तो सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या आ जाता है? जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ आयंस होते हैं। सेम नंबर ऑफ आयंस का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए सोडियम आयन है और दूसरा हमारे पास नियॉन हो गया एटम। नियॉन एटम के अंदर 10 एटमिक नंबर है इसका, और सोडियम आयन का है 11 एटमिक नंबर। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूंगी, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें भी 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही क्या है? हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे इस चीज को, चलिए, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब हम देखेंगे एक एक करके इन आयंस के बारे में। सोडियम आयन देखिए, इसमें कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पोटेशियम आयन को देखिए, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपने दान कर दिया, बचे 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये दोनों। अब मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+, कैल्शियम 2+, कैल्शियम का होता है 20, तो यहाँ पे 20 में से 2 गए, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है
आपका कैल्शियम 2+, और ये क्या लिखा है, पोटेशियम प्लस। ठीक है, कैल्शियम 2+ और पोटेशियम प्लस, देखो क्या दोनों के अंदर आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहोगे यस मैम, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे आपके पोटेशियम और कैल्शियम आयंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है आप लोगों से अ सेल विल स्वेल अप, एक कोशिका जो होगी वो कब फूल जाती है, ऑप्शन नंबर 1, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डजंट मैटर। ठीक है, जल के अणुओं की सांद्रता महत्व नहीं रखती है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज सेम इन द सेल एंड इन द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, जो कंसेंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल की वो सेल के अंदर भी सेम है और सराउंडिंग मीडियम्स में भी सेम हो जाती है। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज हायर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग देम। ठीक है, कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो जाता है। ठीक, लास्ट आ जाता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग मीडियम में वो ज्यादा होता है आपके सेल के अंदर। अब देखो ये पूरा का पूरा आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। अब यहाँ पे देखो इस सब सारे के सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक डायग्राम के माध्यम से चीजें समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक नॉर्मल सेल है। ठीक है, मान लीजिए इस नॉर्मल सेल के अंदर हमारे पास 10 तो हैं आपके पानी के नमक के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 10% तो इसके अंदर क्या है, नमक है, और 90% क्या है, इसके अंदर पानी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस सेल को एक ऐसे सोल्यूशन में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 कंटेनर बना रही हूँ, और इस सेल को हर जगह ये सेम नॉर्मल वाला जो सेल है ना, हर जगह सेम ही सेल था। अब हमने इसको एक ऐसे सोल्यूशन में रखा, ये सोल्यूशन बना रही हूँ बाहर, जिसमें 10% नमक है और 90% H2O है। तो अब आप मुझे बताइए क्या यहाँ पे दोनों के कंसंट्रेशन में, अंदर और बाहर सेल के कंसंट्रेशन में कोई फर्क मिला, कहोगे नहीं मैम कोई फर्क नहीं है। जितना कंसंट्रेशन, जितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर है उतना ही सेल के बाहर भी है। ठीक जी, दूसरा देखो श्रंक की, अब देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक ऐसा वो लेते हैं सोल्यूशन लेते हैं, उस सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन के अंदर हम अपने सेल को कैसे रखेंगे, उसके अंदर हम अपने सेल को एक ऐसे सोल्यूशन में रखते हैं जिसमें बाहर क्या है, बाहर सिर्फ 70% पानी है और 30% सॉल्ट है। अब देखो ये जो आपका पानी ये जो आपका सेल था, इसने देखा कि यार मेरे पास तो 90% पानी है और बाहर सोल्यूशन में सिर्फ 70% पानी है, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर का पानी जो है वो बाहर भेजेगा, और जो सेल के अंदर का जो पानी होगा वो धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर आएगा वैसे वैसे वो सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा जो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सेल के मुकाबले ज्यादा सॉल्ट की मात्रा होती है, उसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, हम हाइपरटोनिक कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका एक सेल है जिसके अंदर हमने क्या किया, या अभी यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से कि यही जो आपका सेल था, इस सेल को अब हमने एक ऐसे सोल्यूशन में डाला जहाँ पे सिर्फ 5% नमक है और 95% आपका जल है। 5% नमक और 95% आपको जल देखने को मिल रहा है, तो ये जो आपका सेल होगा ना, ये क्या कहलाएगा, ये आपका बन जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा इसके अंदर बाहर का पानी अब अंदर जाने की कोशिश करेगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों जगह अंदर बाहर दोनों जगह कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता है ना, और फिर आपका सेल क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। तो ऐसा जब आपका सेल बनेगा तो वो क्या होता है, स्वोलन सेल कहलाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम एक एक करके यहाँ देखो, अब यहाँ पे आपसे पूछा सेल कब फूलेगा, फूलेगा कब, जब आपके सेल के कंसंट्रेशन से सॉल्ट कंसंट्रेशन से कम सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा आपका, किस चीज का भैया, पानी का, सॉरी बाहर सोल्यूशन का, ठीक है, यानी कि पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हो, सेल के अंदर कम हो। तो बस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कोई फर्क नहीं डालता, गलत बात। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से सेम इन द सेल एंड इन द सराउंडिंग मीडियम, अगर वो बराबर होगा तो ये तो आइसोटोनिक हो गया ना, यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सेल पे, तो ये भी गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट देखो, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जो है वो ज्यादा होना चाहिए वाटर मॉलिक्यूल में जो उस मीडियम को सराउंड कर रहा है उसके मुकाबले, ठीक है, मतलब सेल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा और बाहर कम, तो इसकी वजह से क्या होगा, श्रिंक होता है, यहाँ पे श्रिंक होगा, तो ये भी गलत हो जाता है। लास्ट आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग मीडियम में ज्यादा होना चाहिए और सेल के अंदर कम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कहता है आप लोगों से, ब्लड कैल्शियम लेवल इज अ रिजल्टेंट ऑफ हाउ मच डाइटरी कैल्शियम इज अब्सॉर्ब्ड, हाउ मच कैल्शियम इज लॉस्ट इन यूरिन, कितना आपका जो बोन है वो आपका कैल्शियम बनाने के लिए ब्लड में रिलीज हो रहा है, और कितना कैल्शियम आपका ब्लड से टिश्यूज में एंटर करता है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो आपका जो कैल्शियम है कहाँ कहाँ जा रहा है, आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, दूसरा यहाँ पे आपका यूरिन के थ्रू लॉस होता है, ओके, और इसके अलावा ये ब्लड के अंदर भी जाता है कैल्शियम आयंस बन बन के, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो ब्लड कैल्शियम लेवल है ना, ये हमको यही बताता है कि कितना हमारा कैल्शियम का लेवल है वहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो इन प्रोसेसेस में, आप इनमें से बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका कोई रोल नहीं है। अब देखो, विटामिन डी तो ऑब्वियस सी बात है, इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और ये जो कैल्सीफेरॉल है ये आपका कैल्शियम अवशोषण में बड़ा मदद करता है, इसीलिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हड्डियों के लिए, ठीक है। दूसरा आ जाता है पैराथायराइड हार्मोन। अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन है और थायरोकैल्सिटोनिन है, ये दोनों ना आपके एंटागोनिस्ट हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, कैल्सिटोनिन और पीटीएच। ये जो कैल्सिटोनिन है कहाँ से रिलीज हो रहा है, थायराइड ग्लैंड से, और पैराथायराइड हार्मोन से क्या हो रहा है, पैराथायराइड ग्लैंड से आपका रिलीज होता है आपका पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है इसमें से जो पीटीएच हार्मोन रहता है ना, वो आपके ब्लड के कैल्शियम को वापस हड्डियों पे जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये दोनों का रोल है कैल्शियम से, लेकिन थाइमोसिन्स जो आपके थाइमस ग्लैंड से निकलते हैं उसका कोई रोल नहीं है हमारी हड्डियों की कैल्शियम से रिलेटेड या बॉडी कैल्शियम से रिलेटेड, ओके। इसी वजह से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, थाइमोसिन डज नॉट इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन एब्जॉर्प्शन या फिर बोन कैल्शियम लेवल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विल बी, इनमें से कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेचुरल गैस का इस्तेमाल नहीं हो सकता है पावर जनरेशन के लिए, बिल्कुल गलत बात है, नेचुरल गैस जो है उससे हम पावर जनरेट करके ही तो खाना बनाते हैं, बसेस को चलाते हैं, तो इसका मतलब ये बात तो करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है, नेचुरल गैस जो है वो हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करी जाती है और तब उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, क्या कहते हैं हम उसको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये काफ़ी मुश्किल होता है कि आप नेचुरल गैस को पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सको, लेकिन ये बात तो गलत है ना, क्यों, क्योंकि आज आप देखते हो कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, वो भी तो एक नेचुरल गैस है ना, वो आज हम पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस क्या है कि वो आपका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकता घरों में, ठीक है, तो ये बात यहाँ पे गलत है।
ठीक है भाई, अब आप ये देखो, ये वाला पॉइंट भी गलत है, ये वाला पॉइंट भी गलत है। ये घरों में, हमारे घरों में एलपीजी आ रहा है, सप्लाई हो रहा है, तो वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनमें से सिर्फ इकलौता एक करेक्ट स्टेटमेंट जो है, दैट बिकम्स टू ओनली। ठीक है, कि नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कैसे? हम कंप्रेस्ड नेचुरल के रूप में उसको, नेचुरल गैस के रूप में उसको हम सीएनजी के रूप में स्टोर करते हैं। ठीक है, बाकी हम उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्टली अपने घरों में बर्न भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ब्रेन किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो बेसिकली ब्रेन ब्रेन किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सबसे पहला है रेगुलेशन ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए क्या हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है? यस। जब भी हम अपने ब्रेन्स की बात करते हैं, ब्रेन की बात करते हैं, तो हमारे शरीर से रिलेटेड जितने भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले जितने भी काम होंगे, वो सभी किसके होते हैं? वो सभी आपके ब्रेन के होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड ऑल द वर्क्स आर रिस्पॉन्सिबल आर मेंटेन्ड बाय ब्रेन। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट ये आपका इनवॉलेंट्री वर्क है, और जितने भी इनवॉलेंट्री वर्क होते हैं ये आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंट्रोल करता है। क्रिटिकल थिंकिंग जो होगा वो सेरिब्रम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सेरिब्रम द्वारा। गटेशन या बिंदु स्त्रावन हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, गटेशन या बिंदु स्त्रावन क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो भी पानी है वो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है, उसी को गटेशन कहा जाता है। ओके कहोगे मैम ये तो ट्रांसपिरेशन जैसा हो गया, जैसे हमारे अंदर पसीना निकलता है। हमारे अंदर जो पसीना निकलता है दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है मतलब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक, और अगर हम गटेशन की बात करेंगे, इसके अंदर मिनरल लॉस भी होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और ये प्लांट्स के अंदर ही पॉसिबल हो पाता है गटेशन। नेक्स्ट है बैलेंसिंग द बॉडी, हमारे शरीर को बैलेंस करने का काम सेरिबेलम का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनवॉलेंट्री काम जो होंगे वो सारे मेड्यूला या मेरू शीर्ष के होते हैं। सेरिब्रम या फिर प्रमस्तिष्क द्वारा आपके शरीर के जितने भी सोचने वाले कार्य होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क द्वारा आपके शरीर के बैलेंसिंग का पूरा कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ के जितने भी सारे काम है वो होते हैं। तो यहाँ देख लिया, ऑप्शन नंबर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन की स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपका ब्रेन का स्टडी आ जाता है। ठीक है, न्यूरोलॉजी के अंडर ही हम ब्रेन को भी पढ़ते हैं। वैसे ब्रेन का जो साइंटिफिक नेम है वो एनसीफेलॉन है। ठीक है, ब्रेन को एनसीफेलॉन कहा जाता है। दूसरी चीज़, ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन के साथ साथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिल के हमारा क्या बनाते हैं? ये दोनों मिल के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है नेक्स्ट आपका, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन इज, इट इज O2 नेगेटिव आयन। तो अब O2 नेगेटिव आयन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की यदि आप बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा? देखिए, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है इसका एटॉमिक नंबर है 16। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लिए हैं। देखिए, नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब है कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं प्रोटॉन से। तो इसके पास अगर आप देखो एटॉमिक नंबर इसका 16 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके 16 हैं, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल 18 हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर अब यहाँ से आपसे पूछा जाए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस आयन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसी इलेक्ट्रॉन्स की तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 288 करके, तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 8 हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। अगर यहीं आपसे ऑक्सीजन एटम का पूछा जाता तो ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता 286, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते 6। ठीक है, ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 2, लेकिन वो भी कैसी? माइनस की, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा। ऑक्सीजन आपका कौन से ग्रुप का मेंबर होता है? ग्रुप नंबर 16 का मेंबर होता है।
ओके किसका मेंबर होगा, ग्रुप नंबर 16 का मेंबर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर हॉट कोक व्हाट इज फॉर्म्ड। देखिए आपने हाइड्रोजन गैस को हॉट कोक के ऊपर, जलते हुए कोयले के ऊपर आपने जब पास किया तो वहां से कौन सी गैस बनती है। ठीक है, तो वाटर गैस बनेगी, प्रोड्यूसर गैस बनेगी, इंडस्ट्रियल गैस बनती है या फ्यूल गैस बनती है। तो आप कहोगे कि मैम जब भी इस तरीके से होता है तो हॉट कोक, जब आप जलता हुआ कोक आप जलाते हो तो उस टाइम पे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो आपका गैस बनता है ना, दैट इज वाटर गैस का प्रोडक्शन होता है। और जब आप यहाँ नाइट्रोजन गैस को हॉट कोक के ऊपर से, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर से जो वहाँ प्रोड्यूस हो रही है, जब उसके ऊपर पास कराते हो तो यहाँ प्रोड्यूसर गैस बनती है। ठीक है, वहां पे क्या बनेगा, प्रोड्यूसर गैस बनेगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर, वाटर गैस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 278, 287, 288, 789। अब देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ, मतलब एटॉमिक नंबर है 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 17, तो ये जाएगा 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ओके, इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी हो जाएगी इसकी 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ओके, ग्रुप नंबर इसका कौन सा है, ग्रुप नंबर 17 हो जाता है। 3 इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये पीरियड भी इसका थर्ड ही होगा। ठीक है, जितने शेल भरे होते हैं उतना ही तो इसका ग्रुप, इतना ही तो उसका पीरियड नंबर होता है ना, तो थर्ड पीरियड का ये मेंबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ब्लड डज नॉट कोएगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। देखिए हमारा जो शरीर है उस शरीर के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, ये सारे मिला के क्या बनाते हैं, हमारा ह्यूमन ब्लड बनाते हैं। ओके, ब्लड का पीएच वैल्यू जो होगा वो लगभग 7.2 से 7.4 के बीच में रहता है। ठीक है, क्यों ये जो है आपका ब्लड जो हो जाएगा ये कैसा है, स्लाइटली बेसिक होता है। ओके, और हमारा जो ब्लड है ना वो लिक्विड फ्लूइड है। ठीक, लिक्विड फ्लूइड है जिसमें प्लाज्मा की, प्लाज्मा के अंदर ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तैर रहे होते हैं। अब ये जो प्लाज्मा है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के साथ साथ इसमें कुछ प्रोटीन्स जैसे हेपरिन होता है, फाइब्रिन होता है, ये भी इसके अंदर तैर रहे होते हैं। तो अब इसमें से ये जो हीमोग्लोबिन है ये कहाँ है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ओके, और ये हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, या फिर आप लिखोगे गैशियस ट्रांसपोर्ट करता है, गैशियस ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरा हेपरिन की बात करते हैं, तो हेपरिन जो हो जाएगा बच्चे, ये क्या है, ये आपका वो पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जब हमारा जब हमें कट लग जाता है या हमारा जब शरीर से बाहर रक्त फ्लो करता है, तो उस टाइम पे ये हेपरिन जो होगा ये कोएगुलेशन में मदद करेगा, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आउटसाइड बॉडी। लेकिन शरीर के अंदर कोएगुलेशन ना हो जाए उसके लिए हमारा जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन प्रोटीन यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, क्या होगा कि जो फाइब्रिन प्रोटीन है वो इसके अंदर हेल्प करता है। ओके, क्लियर रहेगा इतना। क्या हमने यहाँ पे सही चीज लिखी, कहोगे नहीं मैम, यहाँ पे थोड़ा सा हम गड़बड़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो हैपरिन और फाइब्रिन इन दोनों में ही हमेशा कंफ्यूजन होता है। फाइब्रिन क्लॉटिंग में मदद करेगा, ठीक है, फाइब्रिन हमेशा क्लॉटिंग में मदद करेगा और हेपरिन शरीर के अंदर क्लॉटिंग को रोकेगा। ठीक है, उल्टा है यहाँ पे, आप कभी भी इसमें ये चीज देखो, कंफ्यूजन जब भी इस तरीके का होना, मैं अक्सर इसमें कंफ्यूज रहती हूँ, तो इसके लिए मेरे पास एक जो तरीका रहता है वो क्या है कि फाइब्रिन जो है ना उससे क्या बनेगा, फाइब्रिनोजन बनेगा, और फाइब्रिनोजन फिर क्या करेगा, कोएगुलेशन में मदद करेगा।
ठीक है। लेकिन हेपरिन जो है ना वो हमारे हेपेटिक सेल से मतलब लीवर से निकलेगा और यहाँ पे सीधा प्रोटेक्शन करेगा, नो कोएगुलेशन इनसाइड बॉडी। शरीर के अंदर कोएगुलेशन को रोकने का काम हेपरिन का होता है। ठीक है, क्या होगा हेपरिन कि भैया अंदर ही लीवर के अंदर से ये निकला है आपका प्रोटीन, और ये रक्त के थक्के नलियों के अंदर नहीं बनने देगा। ओके, जब हमारे को कट लग जाता है तो उसके बाद यहाँ पे फाइब्रिन जो है वो फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे कोएगुलेशन में मदद करेगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हेपरिन यहाँ पे होगा जो ब्लड कोएगुलेशन रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 11। कहता है कि इन दिस क्वेश्चन गिवन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन फॉलोड बाय रीजन। अब यहाँ पे रीजन और असर्शन वाला क्वेश्चन आ जाता है। पहला जो स्टेटमेंट आता है वो कहता है कि ओजोन इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जो भाई आपका ओजोन है वो क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है सोलर रेडिएशन के द्वारा अपर एटमॉस्फेयर में, सॉरी अपर स्ट्रेटोस्फेयर में। अब देखिए, कभी भी जो हमारा ये सोलर रेडिएशन है ना, इंसोलेशन कहते हैं इसको, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो ये जो इंसोलेशन है ना, कभी भी ये हमारे मतलब ओजोन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे दो तीन चीजें जो एक साथ हमें देखने को मिल रही है, ओजोन आपका अपर स्ट्रेटोस्फियर में है, ये बात करेक्ट है। दूसरा, यहाँ पे क्या ये सोलर रेडिएशन से प्रभावित होती है? नहीं। ये जो ओजोन गैस है या ओजोन गैस की लेयर है, ये हमारे CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से डैमेज होती है। ठीक है, सोलर रेडिएशन का इसको डैमेज होने में कोई रोल नहीं है। ये जो ओजोन वो होती है, ठीक है, ओजोन लेयर जो होती है ये क्या करेगी, हमारी रेडिएशंस को ब्लॉक करने का काम करती है। ठीक है, काफी हद तक जो यूवी रेज होती है उसको हम तक पहुंचने से रोकती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेटमेंट और देख लीजिए, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर अलाउज एक्सेसिव यूवी रेडिएशंस टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही बात है, अगर ओजोन लेयर पतली हो जाती है तो उसकी वजह से ज्यादा यूवी रेडिएशंस हमारे अर्थ की सरफेस तक पहुंचती है। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें ए गलत है, आर करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, गलत। दोनों करेक्ट है, गलत। दोनों करेक्ट नहीं है, गलत। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला O3 है, इट इज अ ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल है कि ठीक है, खाली ऑक्सीजन से बना हुआ होता है, थोड़ा ब्लूइश कलर की ये गैस होती है। ठीक, और ये हमारे स्ट्रेटोस्फियर के अंदर या समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। इसको मापने की जो इकाई है दैट इज डॉप्सन। डॉप्सन में इसको मापा जाता है। ओके, डॉप्सन यूनिट होती है इसके मापने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ को मापने के लिए, सॉरी थिकनेस को मापने के लिए। ओके, और नेक्स्ट है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ओजोन का ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको ऑक्सीजन मतलब आपका ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन के फ्री मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ देती है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे ओजोन की लेयर हमारी डिप्लीट होने लगती है। नेक्स्ट आ जाता है, लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज। भाई अभी जो लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर है वो कौन सा है? सॉलिड है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, प्लाज्मा है या लिक्विड है? तो देखिए, सॉलिड लिक्विड गैसेस आपको ऑलरेडी पता थी। प्लाज्मा आपका विलियम क्रूक्स के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको 1920 में आपका सत्येंद्र नाथ बोस जी ने खोजा था और अल्बर्ट आइंस्टीन ने उसका रैटिफिकेशन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर है वो आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाता है। ओके, और यहाँ पे बोस सत्येंद्र नाथ बोस जी हैं और आइंस्टीन में अल्बर्ट आइंस्टीन आ जाते हैं। ओके, और यहाँ पे इन्होंने जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट था इसका सिर्फ एक थ्योरी दी गई थी, इसको जो आगे बनाया गया उसके लिए 2001 में 3 साइंटिस्ट थे, उनको क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था कि उन्होंने रुबीडियम से ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है उसको बनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है अब आप लोगों के लिए। द पार्टिकल विच विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर, सॉरी द प्रैक्टिस विच विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन इज। सबसे पहली चीज, यहाँ एलपीजी की बात हो रही है तो एलपीजी के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लीजिए। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का कॉम्बिनेशन होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का कॉम्बिनेशन होता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे इथाइल। अब देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों गैसेस जो होती है ना, ये आपकी कलरलेस एंड ओडरलेस है। कलरलेस, ओडरलेस, बट हाईली फ्लेमेबल, बट हाईली फ्लेमेबल। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस चीज से बना है, यहाँ पे प्रोपेन, ब्यूटेन और इथाइल मरकैप्टेन। ठीक, ये तीनों चीज इसमें डली होती है। अब ये जो प्रोपेन का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाता है। ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10 हो जाएगा। इथाइल मरकैप्टेन क्या हो जाएगा, C2H5SH हो जाता है, जो कि एक गंधक का काम करता है सल्फर प्रेजेंट होने की वजह से। एक बहुत ही पंजेंट स्मेल आती है इसकी, इथाइल मरकैप्टेन की, जिसकी वजह से अगर कभी आपके घरों के अंदर गैस लीकेज हो रहा होता है तो आप लोगों को पहले ही पता लग जाएगा, है ना, कि भाई अभी गैस लीक हो रही है, तो फटाफट से बंद करके आइए। सोचिए अगर ऑर्डरलेस ही रहती है, इसमें कुछ गंधक ना डालते, तो गैस लीक होती रहती है और अचानक से आप जाके जो है वहाँ पे आग जलाते और पूरा घर ब्लास्ट, है ना। तो इसी वजह से यहाँ गंधक डाला जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से रिलेटेड जो आजकल हम इसको पाइप्ड नेचुरल गैस के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल आपके घरों में डायरेक्ट सप्लाई करी जा रही है। अच्छा, अब आ जाता है क्या ऐसा तरीका है जिससे आप अपने एलपीजी गैस को बचाओगे नहीं। पहला है सोकिंग दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट। भाई आपको दाल बनानी है, आपने अपनी दाल को क्या करा, थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको कुक करने में आपको कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा। कीपिंग द वेजिटेबल्स चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग। भाई गैस जला लो, जलाने से पहले ये सब्जियां काट के रख लो। ठीक है, तीसरा आ जाता है कुकिंग फूड इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आप जब खाना बनाते हो तो उसकी वजह से। और लास्ट है कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम। धीरे खुले बर्तन में और धीमी गैस पे आप खाना पका रहे हो, तो इनमें से किस में आपका गैस ज़्यादा खर्ची होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जहाँ आप अपने खाने को कवर नहीं कर रहे हो, ठीक है, अनकवर्ड तरीके से अगर आप अपने खाने को बना रहे होगे, तो वहाँ पे हीट का प्रिजर्वेशन नहीं होगा और वहाँ पे ज़्यादा हीट कंजप्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप अपने एलपीजी को बचाओगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, कबीर वांट्स टू प्रेजेंट हर फ्रेंड अ गिफ्ट मेड ऑफ प्लांट फाइबर। ठीक है, प्लांट के फाइबर से बना हुआ एक अपने फ्रेंड को गिफ्ट देना चाहता है, उसको क्या सेलेक्ट करना चाहिए। ऊनी शॉल, तो ऊनी शॉल जो है भाई ये तो एनिमल प्रोडक्ट हो जाता है, एनिमल फाइबर वुल से बना हुआ होता है। ठीक है, वुल क्या है, एनिमल फाइबर हो जाता है। ठीक है, जूट बैग, पटसन या जूट का थैला, तो यस दैट वुड बी अ वेरी गुड सिलेक्शन। क्यों, क्योंकि जूट क्या है, ये आपका जो सन है उससे बना होता है। ठीक है, जो कि एक प्लांट है। नेक्स्ट आ जाता है नायलॉन का दुपट्टा। नायलॉन इज एन आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर हो जाता है। ओके, और लास्ट आ जाता है सिल्क साड़ी। सिल्क साड़ी जो है वो सिल्क वर्म से बनती है, सिल्क वर्म से सिल्क बनेगा। और फिर यहाँ पे भी, ये भी क्या है, क्या ये प्लांट फाइबर का प्रोडक्ट है, नहीं ये प्लांट फाइबर का नहीं है, ये सिल्क वर्म से बना हुआ प्रोडक्ट है, मतलब एनिमल प्रोडक्ट हो जाता है। सिल्क वर्म की जो खेती होती है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, और आपके पास जो जो एनिमल फाइबर्स होते हैं, वुलन शॉल्स जो होते हैं, इसमें आप शीप का मेजरली इस्तेमाल करते हो। शीप के अलावा काफ़ी सारे अदर जानवर हैं, जैसे एक बहुत ही सॉफ्ट वुल होती है जो आप रैबिट से लेते हो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा पश्मीना शॉल्स के बारे में आपने सुना होगा, तो वो भी क्या है, ये आपकी बहुत ही हाई क्वालिटी शॉल्स होती हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका पश्मीना शॉल जब भी आपसे पूछा जाए, तो पश्मीना शॉल के अंदर जो फाइबर होगा, वो फाइबर कौन से जानवर से लिया गया होगा। ठीक है, तो वो क्या है, कश्मीरी गोट से लिया जाता है। ठीक है, कश्मीरी जो आपका भेड़ होता है उससे उसको लिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वुल, काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है ये। ठीक है जी, तो कश्मीरी भेड़ जो होगी ना, शीप्स जो होंगी, वो उससे लिया जाता है। ओके, चलिए। नेक्स्ट आ जाता है अब आपका, इन एन एक्टिविटी मरिया डिजॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड कॉपर सल्फेट। ठीक है, सॉलिड CuSO4 उसने हाफ फिल्ड वाटर के अंदर, टम्बलर के अंदर मिला दिया।
तो अब उसको सॉलिड कॉपर सल्फेट इनमें से कौन से मेथड से मिल सकता है? तो मतलब उसने क्या करा है, उसने यहाँ पे मिक्स कर दिया है किस चीज़ को, कॉपर सल्फेट को और आपका पानी को। ठीक है, अब उसको क्या कर देना चाहिए इस चीज़ के लिए? तो भाई अवसादन करना चाहिए, मतलब सेडिमेंटेशन करना चाहिए, कंडेंसेशन करना चाहिए मतलब संघनन करना चाहिए, डिकैंटेशन करना चाहिए या इवेपोरेशन करना चाहिए। भाई देखो, अगर इनमें से सबकी बात करो, सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि देखो ये जो कॉपर सल्फेट है, जब आप इसको पानी में घोल दोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका प्रॉपर पानी में प्रॉपरली अच्छे से घुल जाएगा। ठीक है, जैसे नमक घुल जाता है पानी के अंदर। ओके, तो अब इसको कैसे निकालोगे? क्या सेडिमेंटेशन से निकल पाएगा? सेडिमेंटेशन से जो कंकड़ वगैरह होता है वो नीचे बैठ जाएगा और उसको ऊपर का पानी नितार लोगे। ठीक है, ये प्रोसेस पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं ना कि अलग से कोई सॉलिड और लिक्विड अलग अलग हो, तो ये सेडिमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, डिकेंटेशन पॉसिबल नहीं है। अब आता है कंडेंसेशन और इवेपोरेशन। कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है? कंडेंसेशन के अंदर जो आपका गैस होता है उसको आप क्या करोगे, उसको आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन यहाँ तो कहीं आपने गैस प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं किया है, तो अब आप यहाँ करोगे इवेपोरेशन करोगे, आप इस पानी को गर्म करोगे। गर्म करने के बाद क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो वहीं कंटेनर में रह जाएंगे और जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे नमक अगर पानी के अंदर घुल जाता है और आपको नमक और पानी अलग करना है, तो आप गैस जला दीजिए और वहाँ पे पानी भाप के रूप में उड़ जाएगा और नमक जो है वो कंटेनर के अंदर रह जाएगा। ऐसा ही सेम होगा आपका कॉपर सल्फेट के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 बिकम्स द करेक्ट आंसर। कॉपर सल्फेट से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स। कॉपर सल्फेट जो आपने यहाँ पे लिया होगा, उसका पाउडर लिया होगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कहा जाता है इसको। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब है नो वाटर कंटेंट इन इट, तो ये वाइट कलर का होता है। दूसरी तरफ जब मरिया ने इसका क्या बनाया होगा, पानी में मिला दिया होगा, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ 5 पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ गए होंगे और ये ब्लू कलर का बन गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इसके कॉपर सल्फेट के आप क्रिस्टल्स बनाओगे तो यहाँ पे ब्लू कलर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं कॉपर सल्फेट के, जिसको हिंदी में नीला थोथा कहा जाता है। ठीक है, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इन दोनों में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर 5 पानी के मॉलिक्यूल्स है उसमें तो वो नीले रंग का होगा, और अगर उसमें एक भी पानी का मॉलिक्यूल नहीं है तो वो वाइट कलर का होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। रब्बी क्लास के लास्ट बेंच पे बैठा हुआ था और वर्ड्स जो थे ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए वो साफ पढ़ नहीं पा रहा था। नहीं सॉरी, कैन रीड द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी थी उसको वो आसानी से पढ़ पा रहा था, लेकिन जो उसकी टेक्स्ट बुक के अंदर शब्द लिखे थे वो उसको पढ़ नहीं पाती। ऐसा क्यों हुआ? द फार पॉइंट ऑफ रब्बीज आईज हैज रिसीडेड अवे। अब देखो सिंपल सी चीज है, रब्बी को पास का साफ नहीं दिखाई दे रहा है और दूर का साफ दिखाई दे रहा है। इसका सिंपल मतलब है उसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। हाइपरमेट्रोपिया हुआ है मतलब उसका फार पॉइंट तो इनफाइनाइट है, लेकिन जो उसका नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा, उसका फार पॉइंट हैज रिसीडेड अवे। क्या उसका फार पॉइंट और दूर चला गया है? बिल्कुल गलत। उसका फार पॉइंट नजदीक आ गया है? नहीं। उसका नियर पॉइंट रिसीडेड अवे, उससे दूर हो गया? यस। 25 सेंटीमीटर होना चाहिए था, 25 की बजाय अब हो सकता है 50 सेंटीमीटर हो गया हो सकता है 100 सेंटीमीटर हो गया हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या, उसका नियर पॉइंट दूर चला गया है। अब इसके करेक्शन के लिए इसको कौन सा लेंस चाहिएगा? कन्वेक्स लेंस इसको चाहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है। फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये क्या है, कुछ विशेषताएं हैं पौधों की। पहला है दे लूज अ लॉट ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के माध्यम से बहुत सारा पानी उत्सर्जित करते हैं। तो क्या ऐसा है? यस, मतलब आप कह सकते हो कि काफी हद तक जो पानी होता है वो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से इनके द्वारा लूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्या सभी प्लांट्स जो है वो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से बहुत सारा पानी लूज करते हैं? नहीं। यहाँ पे डिपेंड करता है आप कैसे इलाके के अंदर हो, वैसे ही इलाके के प्लांट्स जो हैं वहाँ पे अपना ट्रांसपिरेशन करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि उनकी लीव्स जो होती है ना कंपैरेटिवली छोटी होती हैं। जैसे अगर आप देखोगे छुई मुई का पौधा, पतली पतली सी लीव्स होती है उसकी, कहाँ उसमें ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, तो ये
प्लांट सभी मतलब प्लांट्स के लिए सही बात है, लेकिन सभी प्लांट्स के लिए एग्जैक्ट बात नहीं है। देयर लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट। अच्छा, तो यहाँ पे ना ये क्या है, ये कुछ एक पर्टिकुलर फीचर्स बता रहे हैं किसी एक प्लांट की, जो बाद में आपसे पूछेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा पानी जो है ट्रांसपिरेशन के माध्यम से लूज करते हैं। इनकी जो पत्तियां हैं वो चौड़ी और चपटी होती है। ओके, दे लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, हाँ ठीक है। और देयर रूट्स ग्रो वेरी डीप इन टू द सॉइल। ओके, अब विच ऑफ द कॉम्बिनेशन अबव फीचर्स आर टिपिकल ऑफ, ओके यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपको कुछ फीचर्स दिए गए और उसमें से पूछा गया कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं, ठीक है, जो मरुस्थलीय पौधे हैं उसके लिए कौन सा युग्म सही है, यानी कि डेजर्ट प्लांट के इनमें से कौन कौन से फीचर्स है। तो भैया वो बहुत ज्यादा पानी तो लूज नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा पानी लूज किया तो ऑब्वियस सी बात है भाई, उसको पानी की स्कैरसिटी हो जाएगी, है ना। दूसरा, देयर लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट, अगर ब्रॉड एंड फ्लैट इनकी लीव्स हुई तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ये भी गलत हो जाएगा। दे लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल सही है ना, बहुत कम पानी ये लूज करते हैं। और देयर रूट्स ग्रो वेरी डीप इन टू द सॉइल, भैया इनकी जो रूट्स है वो जमीन में बहुत अंदर तक जाती है, तो ये बात भी करेक्ट है। ठीक है, पानी की खोज में जाती है इनकी जो रूट्स होती है। ऐसे जितने भी प्लांट्स हैं जो डेजर्ट्स में मिलते हैं उनको जेरोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, जेरोफाइट्स कहा जाता है। तो अब यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ इनका करेक्ट फीचर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन फूड आइटम। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फूड आइटम के अंदर प्रोटीन्स को टेस्ट करना है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है कि क्या इसमें से प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी आपको फूड आइटम लेना है उसका आप थोड़ा सा अमाउंट जो है ले लीजिए और उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिलाइए और उसके बाद उसको शेक कीजिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आई थिंक इसमें जो है ना, हमें एक मिनट रुक जाओ, इसमें करना क्या है लास्ट में पढ़ लेते हैं पहले ही, क्योंकि ये कुछ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, इन स्टेप्स को करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा खाना लिया, उसमें पानी मिलाया और उसको शेक किया, पेस्ट बनाया और उसको टेस्ट किया, तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा। फिर एड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, तो इसका मतलब ये करना पड़ेगा, पहले पहले आपने पेस्ट बनाया, पाउडर बनाया, फिर उसके बाद उसमें से थोड़ा सा आइटम लिया, 10 बूंद पानी डाला, उसको अच्छे से मिला दिया, फिर 10 बूंद उसमें कॉस्टिक सोडा डाल दिया। कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH का सोल्यूशन आप डाल दोगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसको अच्छे से मिलाओगे। ओके, अभी रुक जाइए, ये बाद में होगा, ये बाद में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा फिर आप क्या करोगे, फिर आप 2 ड्रॉप उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के डालोगे। ओके ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालोगे और उसके बाद आप कॉस्टिक सोडा को डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर थर्ड। अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड गलत, सेकंड फर्स्ट, हाँ थर्ड फोर्थ नहीं, ये उल्टा हो गया, सेकंड फर्स्ट फोर्थ और थर्ड, वाह का क्लोज क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये प्रॉपर प्रोसेस है, एनसीईआरटी के अंदर हमें ये प्रॉपर मिलता है, जब भी हम फूड टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर ही हमें एनसीईआरटी के अंदर इस यही प्रोसेस दिया हुआ है कि अगर आपको कभी भी किसी फूड के अंदर प्रोटीन टेस्ट करना है ना, तो हम वहाँ पे उसका मतलब कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा टेस्ट करते हैं। ओके, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के डालोगे और 10 ड्रॉप उसमें कॉस्टिक सोडा के आप डाल के उसको अच्छे से हिलाओगे। अच्छा, अब आप लोगों को यहाँ पे ये बताना है कि इसमें कलर कौन सा आ जाएगा। तो अगर ये जो आपने बायूरेट टेस्ट किया, इस टेस्ट को क्या बोला जाता है, जो पूरा टेस्ट है ये बायूरेट टेस्ट है। अगर बायूरेट टेस्ट के अंदर वॉयलेट कलर आया तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वॉयलेट कलर आपका प्रोटीन प्रेजेंस बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, वो प्रोटीन का प्रेजेंस बता देता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियम दैट कॉजेज डिजीज इन द बॉडी। बताइए इनमें से कौन सा एक बैक्टीरिया है जो डिजीज करता है हमारी बॉडी के अंदर। वेरिसेला जोस्टर, नहीं भाई साहब, ये चिकन पॉक्स करने वाला वायरस है, चिकन पॉक्स वायरस। ट्रिपैनोसोमिया गैम्बेरिजी, ट्रिपैनोसोमा के कारण आपको स्लीपिंग सिकनेस होता है, ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। सेल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड होता है इसके कारण, टाइफॉइड। अरे थाई क्यों लिखा जा रहा है, पता नहीं क्यों, रुकिए, टाइफॉइड।
ठीक है, इसके कारण मियादी बुखार, इंटेस्टिनल फीवर, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी आंत सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, वो हमारे लिए होता है। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये मलेरिया को करने वाला आपका क्या रहेगा, आपका वो रहता है, प्रोटोजोआ ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, वाटर इज अब्सॉर्ब्ड इन, वाटर कहाँ एब्सॉर्ब होता है? बहुत इजी सवाल। हमारे शरीर के अंदर जब पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के अंदर अलग अलग भाग है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपकी अवशोषित होती है। अब जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारी बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। अगले सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 ये जो अपना अगला क्वेश्चन रहेगा इसको हम लोग करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एसएलवी क्लासेस। ठीक है।